बात आती है न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड चाहे हम डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। यहाँ बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड के अगर हम चेन बनाते जाएं तो इससे डीएनए बनेगा, आरएनए तो इससे डीएनए भी बनता है और आरएनए भी बनता है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड उसको कहा जाता है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। अगर इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ दिया जाए, तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसी से यहाँ पर बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में समझें। सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन बेस। ये 2 टाइप के होते हैं। इन 2 टाइप में सबसे पहले नंबर पे आता है पाइरिमिडिन, सेकंड नंबर पे आता है प्यूरिन्स। पाइरिमिडिन के 3 एग्जांपल है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। प्यूरिन्स के 2 एग्जांपल आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। इनकी स्ट्रक्चर हम समझें कि पाइरिमिडिन प्यूरिन की क्या-क्या स्ट्रक्चर्स होती है। सबसे पहले नंबर पे आता है साइटोसिन, नेक्स्ट आता है यूरेसिल, अगले नंबर पे आता है थाइमिन। इनकी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो इन सबकी स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं बच्चों सिंगल रिंग है। पाइरिमिडिन्स को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। बात आती है प्यूरिन में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो चलता है इनके फंक्शनल ग्रुप का। ध्यान से आप देखोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप NH2O है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप है। इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर ऐसे कीटोनिक ग्रुप होते हैं, दोनों साइड में कीटोनिक ग्रुप है, और इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप तो है ही, कीटोनिक ग्रुप आप देखिए बच्चों ये तो है ही, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप भी आ जाता है, यानी थाइमिन के स्ट्रक्चर में मिथाइल होता है। अगर ये मिथाइल नहीं होता तो ये यूरेसिल के जैसा होता, लेकिन अगर यहाँ मिथाइल आ गया तो इसलिए थाइमिन का दूसरा नाम देना पड़ा 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल यूरेसिल के जैसा है। इस 5th पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इनको कहा गया 5 मिथाइल यूरेसिल। पाइरिमिडिन में ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पाइरिमिडिन की स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग होती है, बस इनमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वेरी करते हैं। एग्जाम में आप इसी तरह से पहचानना है कि सिंगल रिंग आ जाए तो पाइरिमिडिन है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पाइरिमिडिन के बाद नेक्स्ट आते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स 2 है, उसमें पहला है एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन ये दोनों है। इनके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग दिख रही है। पाइरिमिडिन्स में 1 रिंग होती है जबकि प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में 2 रिंग होती है। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर में रिंग तो 2 है। बात आती है फिर डिफरेंस क्या। डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाता है फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ फंक्शनल ग्रुप ओनली अमाइनो है, मतलब NH2 ग्रुप है, लेकिन ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे अमाइनो ग्रुप तो है ही, एडिशनली यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी है। तो इन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आप पहचानेंगे कि एडेनिन है, ग्वानिन है। दोनों ही प्यूरिन के अंदर एक बात तो फिक्स है कि दोनों में डबल रिंग है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरी करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, नाइट्रोजन बेस हमने समझे कि पाइरिमिडिन प्यूरिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगले नंबर पर लेते हैं पेंटोस शुगर। आरएनए में जो पेंटोस शुगर होती है वो राइबोस है, जबकि डीएनए की शुगर का नाम होता है डीऑक्सी राइबोस। यहाँ पर है आरएनए में राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। दोनों की स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलरिटी है, एक जगह डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ सेकंड पोजीशन पे आपको OH दिख रहा है, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन पर आपको केवल H दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसलिए नाम लिखा डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना ये डेफिशिएंसी कार्बन नंबर 2 पर होती है। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से फायदा ये होता है कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं डीएनए ये मोर स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन कम होता है। राइबोस के अंदर यहाँ ऑक्सीजन है, ये राइबोस मिलता है आरएनए के अंदर, और ऑक्सीजन आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होती है। यानी हम ये कह सकते हैं आरएनए मोर रिएक्टिव होता है और डीएनए मोर स्टेबल होता है। ये स्टेबल है और ये रिएक्टिव होता है। अगला कंपोनेंट आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट की स्ट्रक्चर इस तरह से H3PO4 की फॉर्म में होती है। इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए आरएनए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और नेगेटिव चार्ज आता है, ये डीएनए आरएनए की प्रॉपर्टी इस फॉस्फेट की वजह से ही आती है। अभी हमने बच्चों ये तो समझ लिया है कि न्यूक्लियोटाइड में कौन से कंपोनेंट है और उनमें क्या-क्या खास बातें थी। अब हम समझने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने में यहाँ पर कई साइंटिस्ट का रोल रहा है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज किया। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज की थी, लेकिन डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर समझाने वाले साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का फेमस मॉडल दिया डबल हेलिक्स मॉडल। आप ये अच्छे से रखना, टेक्निक का काम किया था विल्किंस फ्रैंकलिन ने, लेकिन मॉडल समझाने वाले साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इस मॉडल में ये कुछ इस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। डीएनए की स्ट्रक्चर में आप देखोगे ऐसे यहाँ पर 2 स्टैंड आपको दिख रही है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 5 to 3 की ये डायरेक्शन है और इसमें आप देखेंगे तो 5 to 3 की ये डायरेक्शन है। दोनों में 5 to 3 की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन स्टैंड के नंबर यहाँ पर टोटल 2 होती है। 2 स्टैंड है तो हम कह सकते हैं डीएनए डबल स्टैंड होता है। इसके ये मेन फीचर आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए पहला पॉइंट डबल स्टैंड होता है। सेकंड, दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटीपैरेलल है। एंटीपैरेलल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 5 to 3 की ये डायरेक्शन है तो इसमें 5 to 3 की अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट है इसलिए नाम दिया गया एंटीपैरेलल। ये दोनों स्टैंड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री से बात आती है कि यहाँ इस स्टैंड में एडेनिन आपको दिख रहा है तो सामने वाले स्टैंड में थाइमिन है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है। तो इन स्टैंड को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, सिमिलर नहीं कहते। कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया क्योंकि ए के सामने टी है। सिमिलर तब कहते हैं जब ए के सामने ए ही होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम कहेंगे कि डीएनए की दोनों स्टैंड सिमिलर नहीं होती, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्लियर। यहाँ पर अगर हम दोनों स्टैंड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। आप जानते भी है यहाँ पर बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए और टी के बीच में आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख होंगे और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दोनों स्टैंड को आपस में जोड़ा जाता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यह है 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर की बात करें तो इस फॉस्फेट से लेकर इस फॉस्फेट से लेकर फॉस्फेट के बीच का डिस्टेंस ये डीएनए का डायमीटर कहलाता है और ये फिक्स होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बच्चों डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर निकाले तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में यहाँ डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम रहेगी। क्लियर। अगला पॉइंट हम लेते हैं हेलिक्स लेंथ, मतलब पूरा एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेप्स। डीएनए की स्टेप्स बेस पेयर से मिलकर बनी होती है। ये जो बीच का आपको बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं यही बेस पेयर डीएनए के स्टेप्स बनाने का काम करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच में लगे हैं स्टेप्स होते हैं ये बेस पेयर के बने होते हैं। एक मेन पॉइंट आता है बैकबोन। डीएनए की बैकबोन बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट, मतलब इधर की शुगर फॉस्फेट और इधर की शुगर फॉस्फेट ये डीएनए की बैकबोन बनाने का काम करता है। मतलब ये तो हो गई दोनों साइड में बैकबोन और ये बीच में स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स बने होते हैं बेस पेयर से और यहाँ बैकबोन बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डबल हेलिक्स के ये जो हमने मेन फीचर समझे ये आप ध्यान रखें। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कई ऑर्गेनिज्म के डीएनए को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक बात बताई कि किसी भी डबल स्टैंड डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन होता है उतना ही पाइरिमिडिन होता है, यानी प्यूरिन पाइरिमिडिन के नंबर यहाँ पर सेम होती है। डीएनए में प्यूरिन होते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन, पाइरिमिडिन होते हैं साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो यहाँ पर A प्लस जी की नंबर C प्लस टी के इक्वल होती है। मैथ 1 हो गया, यानी यहाँ पर A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू क्या रहता है 1 चार्गा पुल कहलाता है। चार्गा पुल की खास बात होती है कि ये डबल स्टैंड डीएनए डबल स्टैंड आरएनए पर अप्लाई होता है, लेकिन ये सिंगल स्टैंड पर अप्लाई नहीं होता। ये सिंगल स्टैंड आरएनए सिंगल स्टैंड डीएनए के ऊपर अप्लाई नहीं होता। चार्गा पुल तब तक ही अप्लाई होता है जब तक कि वो डबल स्टैंड होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में बेस पेयर कितने होते हैं ये बेस पेयर आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म
मैकेनिज्म लिखा, जैसे यहाँ लिया 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर 5, 3, 8, 6 ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पे लेते हैं लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर 48502 बेस पेयर्स होते हैं। ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अच्छा, किसमें कितने बेस पेयर हैं ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए की पैकेजिंग कैसे की जाती है? डीएनए की पैकिंग करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, हिस्टोन प्रोटीन। बात आती है पैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी है? पैकिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और सेल बहुत छोटी होती है। अब इस बड़े डीएनए को छोटी सेल में कैसे फिट करें? तो इसको फिट करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ी और वो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की खास बात होती है कि ये बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक प्रोटीन इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर लाइसिन और अर्जिनिन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं। ये लाइसिन एंड अर्जिनिन अमाइनो एसिड रिच होता है और इसी की वजह से इस पर चार्ज पॉजिटिव आता है। हिस्टोन प्रोटीन पर नेट चार्ज निकाला जाए तो पॉजिटिव आता है, ये इन्हीं अमाइनो एसिड की वजह से होता है। जब हिस्टोन यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग करता है तो पैकेजिंग करते टाइम छोटे छोटे बिट्स बनाता है और उन्हीं छोटे से बिट्स को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ये जो डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम के अंदर यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं क्योंकि इसमें हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं तो ये ऑक्टामर कहलाता है। इस ऑक्टामर पर यहाँ पर ऐसे ये डीएनए बाइंड करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डीएनए यहाँ पर ऐसे बाइंड अप हो जाता है। डीएनए जब बाइंड करता है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.75 टन लेता है, मतलब यहाँ ये 1.75 टन लेके ये एग्जिट होता है। अच्छा, डीएनए बाइंड तो हो जाता है लेकिन इसकी बाइंडिंग को टाइट करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन लगता है H1। यहाँ ये H1 प्रोटीन होता है जो इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से टाइट करने का काम करता है। ये जो डीएनए बाइंड अप हो रहा है ये तो कहलाता है बाइंडिंग डीएनए, और ये जो साइड में आपको डीएनए दिखाई दे रहा है ऐसे डीएनए को कहा जाता है लिंकर डीएनए। मतलब ये हो गया बाइंडिंग डीएनए और ये कहलाता है लिंकर डीएनए। क्लियर? इस न्यूक्लियोसोम में अगर हम यहाँ से शुरू करके बिल्कुल एंड तक जाए पूरे न्यूक्लियोसोम में, यहाँ पर अगर हम बेस पेयर काउंट करें तो न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल बेस पेयर 200 होते हैं। ये वैल्यू आप बहुत अच्छे से रखिएगा कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं। तो याद होना चाहिए एक न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो पैकेजिंग में ये बात इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप ध्यान रखें, अच्छे से रखें। नेक्स्ट आता है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को लेकर साइंटिस्ट लोगों में हमेशा बहुत डाउट रहा है। जेनेटिक मटेरियल के लिए 3 कैंडिडेट माने गए थे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, इसमें सबसे पहला आइडिया दिया था ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल परफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपने वर्क स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इस बैक्टीरिया के ऊपर किए थे। इस बैक्टीरिया की इन्होंने 2 स्ट्रैंड ली थी, पहली ली थी S थर्ड स्ट्रैंड और दूसरी ली थी R सेकंड स्ट्रैंड। S थर्ड स्ट्रैंड जो होती है ये वायरुलेंट होती है, वायरुलेंट का मतलब डिजीज कोज करती है, और R सेकंड स्ट्रैंड होती है नॉन वायरुलेंट। ये दोनों ही स्ट्रैंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की ही है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की ऐसे यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होती है। जब हम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि टोटल 4 स्टेप होती है। मैं यहाँ पर इसके बस लास्ट स्टेप बताता हूँ जिसमें उन्होंने हीट किल्ड S थर्ड को लाइव R सेकंड के साथ मिक्स करके माइस के अंदर ट्रांसफर किया, और जब उन्होंने इसको माइस के अंदर ट्रांसफर किया तो यहाँ माइस की डेथ हो जाती है। बात आती है यहाँ माइस की डेथ क्यों हो जाती है? यहाँ माइस की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि जो R सेकंड था ये S थर्ड स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, R वाला S में कन्वर्ट हो गया था, और इसी कन्वर्जन इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही यहाँ चूहे की डेथ हुई थी। अच्छा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? तो RS में चेंज हुआ, लेकिन RS में चेंज को करने वाला मटेरियल कौन है ये बात ग्रिफिथ नहीं बता पाए, और इसी बात को समझाने के लिए अब साइंटिस्ट आए थे 3, और यहाँ पर वो 3 साइंटिस्ट थे एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, वही सेम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर काम किया, और काम करने के बाद बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रीजन था डीएनए, मतलब R को S में चेंज करने वाला मटेरियल कोई और नहीं डीएनए था। जब इन्होंने ये बात कही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए से होता है तो इनकी ये बात तो मान ली गई, लेकिन यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा इस चीज को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट एग्री नहीं थे। यानी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, इस बात को अभी तक प्रूफ नहीं किया जा चुका था, और इसको फाइनली प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेस। मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, फाइनल प्रूफ हर्शे एंड चेस ने दिया था। हर्शे चेस ने इसके लिए अपने एक्सपेरिमेंट T2 बैक्टीरियोफेज, मतलब एक तरह से वायरस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इस पर एक्सपेरिमेंट करते टाइम इन्होंने सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप लिए थे। यहाँ सल्फर का S35 और फास्फोरस का P32 आइसोटोप लिया था। सल्फर का तो 35 लिया था, फास्फोरस का 32 आइसोटोप लिया था। और जब इन्होंने इसका यूज करके अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 3 स्टेप वहां पर ली थी, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, और फिर फाइनली इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आप लोगों को यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम, इस पर वर्क किया है और क्या उसकी खास बात थी, ये बातें आप यहाँ पर अच्छे से याद रखें। जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इट शुड बी रेप्लिकेट। रेप्लिकेट से मतलब होता है कि इसे अपनी कॉपी बनाना आना चाहिए, मतलब ये अपनी कॉपी बना सके, रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। अब बात आती है रेप्लिकेशन की पावर, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में ये पावर होती है, यस होती है, आरएनए में भी होती है, लेकिन प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में ये पावर नहीं होती। यानी रेप्लिकेशन की पावर डीएनए, आरएनए के पास तो है, लेकिन प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन की पावर नहीं है, और जब प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन की पावर नहीं है तो प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है जेनेटिक मटेरियल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है क्योंकि जब जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा तभी तो अगली जनरेशन में जाएगा। और स्टेबिलिटी की बात करें तो हम जानते हैं डीएनए मोर स्टेबल होता है। डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए पहला रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस का होना, वही ऑक्सीजन का कम होना, और दूसरा होता है थायमिन का मिलना। प्रेजेंस ऑफ थायमिन ये डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी के यहाँ पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। ये आरएनए से इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि एक तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और दूसरी खास बात इसमें थायमिन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जेनेटिक मटेरियल में स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। म्यूटेशन होना इसलिए जरूरी होता है ताकि इससे वेरिएशन आए और इन्हीं वेरिएशन से फिर फाइनली इवोल्यूशन हो। यानी म्यूटेशन होना चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए, क्योंकि स्लो इवोल्यूशन होगा वही बेटर होगा। अब बात आती है कि स्लो म्यूटेशन कौन करे, तो हम जानते हैं कि स्लो म्यूटेशन डीएनए में हो सकता है क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें इतने जल्दी चेंज नहीं हो पाते, तो स्लो म्यूटेशन के लिए हम कहेंगे डीएनए बेटर है। और इसमें 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर। ये मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए। मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए मतलब सिंपली फिनोटाइप ले पाए। हम सिंपल बात करें फिनोटाइप लाना चाहिए, और आप जानते हैं डीएनए आरएनए दोनों ही फिनोटाइप ला सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्रोटीन बना सकते हैं। हाँ, आरएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, लेकिन डीएनए कभी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। उसे प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा आरएनए पर डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है। पहली होती है रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, और चौथा मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन।
डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, यही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। बात आती है रेप्लिकेशन कब होता है। रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट में रेप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एस फेज के अंदर किया जाता है। जब सेल साइकिल चलती है तो सेल साइकिल की G1 S G2 में से एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, ये बात तो है यूकेरियोट्स की, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन जस्ट प्रियर टू फिजन, मतलब बाइनरी फिजन के ठीक पहले ही वहां पर रेप्लिकेशन किया जाएगा। रेप्लिकेशन की मेथड की बात की जाए तो ये मेथड आती है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि इसमें 50% डीएनए तो पुराना ही रहता है, मतलब जो नया डीएनए बनता है उसकी एक स्ट्रैंड पुरानी होती है, एक ही नहीं बनती, तो 50% उसमें पुराना ही कंजर्व होता है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये ध्यान रखना, आइडिया वॉटसन क्रिक ने दिया था, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, और इसको प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट आए थे मेजल्सन एंड स्टॉल। मेजल्सन स्टॉल ने प्रूव किया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इसके लिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और इसके एक्सपेरिमेंट के टाइम पर इन्होंने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए थे, N14 N15। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए थे, 14 आइसोटोप और 15 आइसोटोप। इन आइसोटोप की खास बात ये होती है कि ये दोनों ही रेडियो एक्टिव नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही रेडियो एक्टिव नहीं होते। क्लियर? अच्छा, इन आइसोटोप की हेल्प से इन्होंने फाइनली बताया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन इस बात को क्रोमोसोम लेवल पर प्रूव करने वाले साइंटिस्ट टेलर थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? सभी जानते हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट विसिया फाबा इस प्लांट के ऊपर किए थे, और इस प्लांट पर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे तो इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके इन्होंने बताया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो रेप्लिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर आप ध्यान रखिए। रेप्लिकेशन की स्टेप्स की बात करें तो रेप्लिकेशन में सबसे पहली स्टेप आती है अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करना। जब भी रेप्लिकेशन चालू होता है हमेशा एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है, उस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओआरआई साइट कहते हैं। बात आती है रेप्लिकेशन की अनवाइंडिंग में कौन से एंजाइम या प्रोटीन काम आते हैं। इन एंजाइम में सबसे पहला आता है हेलिकेज। हेलिकेज का फंक्शन होता है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करेगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। सेकंड यहां पर आते हैं एसएसबी प्रोटीन। इसका फंक्शन ये है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई इनको वापस से रीजॉइन होने से, वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये रोकने का काम करता है। क्लियर? और नेक्स्ट आता है टोपोइसोमरेज। टोपोइसोमरेज सुपर कोइलिंग को रोकता है, मतलब जब दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाती है तो उसमें कई बार सुपर कोइलिंग हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड खुलती जाती है, आगे की तरफ बहुत ज्यादा कोइलिंग बढ़ती जाती है, उस सुपर कोइलिंग को रोकने का काम टोपोइसोमरेज करते हैं। तो अनवाइंडिंग में तीन काम आते हैं, हेलिकेज, एसएसबी एंड टोपोइसोमरेज। तीनों को क्या क्या रोल है ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आती है स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। न्यू चेन का फॉर्मेशन कैसे किया जाए? न्यू चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमेशा देखिएगा कि जब भी नई चेन बनेगी डायरेक्शन तो हमेशा 5 to 3 होगी। क्लियर? यहां पर मेन एंजाइम कौन सा है? तो याद रखिए जब नई चेन बनाते हैं तो इसमें यूज किया जाने वाला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पुराने डीएनए पर डिपेंड होकर नया डीएनए बनाने वाला पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 की खास बात ये होती है कि ये आरएनए प्राइमर को हटाता है और साथ ही साथ ये गैप फिलिंग करने का काम करता है। आप इसके दो फीचर से रखिए, आरएनए प्राइमर को हटाने वाला फर्स्ट है, और जो छोटी चेन बनानी है गैप फिल करना है तो वो भी डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 इसका रेप्लिकेशन में लिस्ट रोल है, इसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। नेक्स्ट आता है डीएनए पॉलीमरेज 3, ये सबसे मेन एंजाइम है। ये मेन एंजाइम इसलिए होता है क्योंकि यही लंबी चेन बनाने में कैपेबल होता है, तो ये सबसे मेन एंजाइम माना गया है। यही सबसे मेन एंजाइम है क्योंकि लंबी चेन बनाने में ये सक्षम है, ये कैपेबल है। अगर हम अगला एंजाइम ले प्राइमेज, तो प्राइमेज की बात आती है तो प्राइमेज का काम है आरएनए प्राइमर को बनाना। इन तीनों की प्रॉब्लम आप जानते हैं कि ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो स्टार्ट करने का काम आरएनए प्राइमर करता है। तो आरएनए प्राइमर का फंक्शन होता है स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है लाइगेज एंजाइम, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जॉइन करता है। आप लोग इन एंजाइम के क्या क्या फंक्शन है, मैकेनिज्म के टाइम पर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है। यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम आप जानते हैं हेलिकेज, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाता है। ये डीएनए की स्ट्रैंड से ओपन होती जा रही है। अब यहां पर चेन बनेगी तो ये जो भी स्मॉल ओपनिंग आपको दिख रही है जिसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, इस ओपनिंग को कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। अब यहां पर जब नई चेन बनती है तो नई चेन बनाते टाइम एक स्ट्रैंड ऐसा देखेंगे लगातार बनती जाती है, यानी 5 to 3 डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड तो ऐसे कंटिन्यू लगातार बनती जाती है। और जब दूसरी स्ट्रैंड की बात करें, क्योंकि यहां पर भी तो चेन बनाना है, यहां पर चेन बनाते टाइम खास बात ये होती है कि इसमें चेन पहले इतनी बनती है, मतलब छोटे टुकड़ों में बनती है, फिर इतनी बनती है, फिर इतनी बनती है, मतलब यहां पर चेन छोटे छोटे टुकड़ों में बनती जाती है। मतलब एक चेन तो लगातार बनती है, दूसरी हमेशा टुकड़ों में बनती है। अच्छा, जब ये चेन लगातार बनती जाती है तो इस लगातार बनने वाली चेन को हम स्पेशल नाम दे देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिसका एक नाम और होता है कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। तो कंटीन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड जो लगातार बनती गई, और जो स्ट्रैंड से टुकड़ों में बनती है उस टुकड़े वाली स्ट्रैंड का नाम दिया जाता है लेगिंग या डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड। तो यहां दो तरह की स्ट्रैंड होती है, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड। बात आती है इसको टुकड़ों में क्यों बनाते हैं। टुकड़ों में बनाने का सबसे मेन रीजन होता है डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 ही फॉलो करनी होती है। सबसे मेन बात डायरेक्शन 5 to 3 फॉलो करनी है। और दूसरी बात, ये डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, अगर इस पूरे डीएनए को खोलना है तो इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी सेल के पास नहीं होती है। तो इसीलिए सेल ने समझदारी दिखाते हुए थोड़े थोड़े फॉर्म में इसको रेप्लिकेट किया है। तो एक स्ट्रैंड तो लगातार बनाते हैं, एक टुकड़ों में इसलिए बनाते हैं क्योंकि तो डायरेक्शन 5 to 3 रखना है, और पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो पाता था क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी सेल के पास एट ए टाइम नहीं होती है। एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये बच्चों इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्क ऐसे चलता जाएगा, यहां पर ऐसे फोर्क जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्क जा रहा है आप देखेंगे लीडिंग उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्क है लीडिंग की डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन में है, तो ये सेम डायरेक्शन बनती है। जबकि ये लेगिंग स्ट्रैंड को आप देखोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात अच्छे से याद रखना, लीडिंग तो हमेशा सेम फोर्क की डायरेक्शन बनती है और लेगिंग हमेशा उससे अवे बनती जाती है, अपोजिट साइड बनती है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेप करते हैं आरएनए। सबसे पहले आरएनए हम लेते हैं आरआरएनए। आरआरएनए की क्या क्या खास बातें, इसमें सबसे मेन पॉइंट, ये टोटल सेल का 80% है। 80% मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट एबंडेंट आरएनए। ये क्वेश्चन आता भी है, सेल का मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं आरआरएनए। ये आरआरएनए एक खास बात हो रही है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, मतलब जितने भी आरएनए उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म इसी का है। इसके फंक्शन की बात करें तो आरआरएनए का पहला फंक्शन है फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। राइबोसोम चाहे 70S हो चाहे 80S हो, राइबोसोम के अंदर आरआरएनए मिलते हैं। यही आरआरएनए ही राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए आरआरएनए को कहा भी जाता है स्ट्रक्चरल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर? इसका सेकंड फंक्शन होता है सम आरआरएनए, सभी नहीं, सम आरआरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कुछ आरआरएनए कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं। अच्छा, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है 23S आरआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। 23S आरआरएनए ये कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम का काम करता है। क्लियर? अच्छा, आरएनए अगर एंजाइम का काम करे तो उसी को लिखा जाता है राइबोजाइम। पूछा जाता है राइबोजाइम क्या है, तो राइबोजाइम का मतलब व्हेन आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम, तो आरएनए एंजाइम का काम करे तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल याद रखिएगा 23S आरआरएनए। क्लियर? तो आरआरएनए की ये बातें वेरी इंपॉर्टेंट। अगले नंबर पे लेते हैं टीआरएनए। टीआरएनए के सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये सोल्यूबल आरएनए, सेल के अंदर कोलाइडल फॉर्म में मिलता है तो इसलिए कहा गया सोल्यूबल आरएनए है। ये एडाप्टर या कैरियर आरएनए भी कहा जाता है।
एडाप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड को अपने साथ ऐड करके रखता है, अपने साथ कैरी करके रखता है, इसलिए इसको एडाप्टर या कैरियर आरएनए कहा जाता है। क्लियर? ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए, सबसे छोटा आरएनए होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका काफी कम होता है। इसी टीआरएनए के पास यहाँ पर एंटीकोडॉन्स होते हैं। आप देखेंगे टीआरएनए के डायग्राम में इस जगह पे यहाँ पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस जगह यहाँ पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? पहले स्ट्रक्चर की बात समझे तो इसकी स्ट्रक्चर में एक तो होती है 2D स्ट्रक्चर और एक होती है 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर में ये क्लोवर लिप होता है और 3D स्ट्रक्चर में ये एल शेप दिखता है। ये जो डायग्राम बना रखा है ये 2D डायग्राम है, 3D में देखेंगे तो ये इन्वर्टेड एल शेप जैसा कुछ अपीयर होता है। फंक्शन इसकी बात करें तो इसका फंक्शन आता है कि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता रहता है, तो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? तो टीआरएनए में ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाती है। जैसे यहाँ पर ये डीएनए है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब इन दोनों स्ट्रैंड में से यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों स्ट्रैंड में से इस एक स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। मतलब दोनों से आरएनए नहीं बना, डीएनए की बस इस एक स्ट्रैंड ने यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन किया। अब जिस स्ट्रैंड ने यहाँ पे आरएनए बनाया है उस स्ट्रैंड को कहा जाता है एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छे से रखना है, जो आरएनए बनाती है उस स्ट्रैंड को एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जिससे आरएनए नहीं बनता उस स्ट्रैंड को कहा जाता है सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आरएनए बनता है वो एंटीसेंस या टेम्पलेट है, जिससे आरएनए नहीं बनता वो सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यानी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड से ही फाइनली आरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब जब ये आरएनए बनाते हैं तो आरएनए बनाने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम होता है ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए पर डिपेंड होकर ही फाइनली यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। इसे नाम दिया गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में केवल वन टाइप का होता है, ये एक टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोट्स में वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एक ही टाइप का यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज देखा जाता है। इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रोकैरियोट में कुछ स्पेशल फैक्टर जुड़ते हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर इसके साथ फंक्शन में सिग्मा फैक्टर जब जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो ये इनिशिएशन की प्रोसेस में काम आता है। इनिशिएशन में भी ये स्पेशली प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोटर को पहचानने में हेल्प करता है। इसी तरह से फैक्टर आता है रो फैक्टर, और ये रो फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करता है। यानी दो फैक्टर है, सिग्मा इनिशिएशन के टाइम पे काम आएगा और रो टर्मिनेशन के टाइम पर यूज किया जाता है। क्लियर? प्रोकैरियोट में कितने टाइप का था? एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो सभी तरह के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग-अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन होता है 28S आरएनए, 18S आरएनए एंड 5.8S आरएनए का फॉर्मेशन करना। क्लियर? तो 28, 18S एंड 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन होता है एचएनआरएनए, एमआरएनए का फंक्शन, एमआरएनए का फॉर्मेशन करना। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन होता है टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5S आरआरएनए का फॉर्मेशन करना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूकैरियोट्स में क्या-क्या फंक्शन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनके फंक्शन अच्छे से याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाने में यूज होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। डीएनए काफी बड़ा सा है लेकिन हमने उसका एक छोटा सेक्शन लिया जो कि आरएनए बना रहा है। डीएनए की इसमें आप जानते हैं कोडिंग स्ट्रैंड होती है और एक टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट वो है जो आरएनए बनाती है, कोडिंग वो है जो आरएनए नहीं बनाती है। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझे तो इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहला पार्ट आता है प्रमोटर, उसके बाद सेकंड नंबर पे कंपोनेंट आता है और वो है स्ट्रक्चरल जीन, और एक और कंपोनेंट आएगा टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन में टोटल 3 पार्ट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर। बात आती है प्रमोटर किसको कहा जाए? प्रमोटर उसको कहते हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। जहां ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा उसको प्रमोटर कहते हैं। और इस प्रमोटर को पहचानने में आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर लगाता है, नाम जानते हैं आप, वो सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर वहां पर हेल्प करता है। स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर जीन उसको कहा जाता है जिससे फाइनली आरएनए बनता है। मतलब इस स्ट्रक्चर जीन की टेम्पलेट स्ट्रैंड से फाइनली क्या बनेगा? आरएनए। इस स्ट्रैंड के से यहां पर ऐसे ये आरएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा। क्लियर? और जहां आरएनए बनना बंद हो जाएगा उस एरिया को टर्मिनेटर कहते हैं। तो 3 पार्ट है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, स्ट्रक्चर जीन से आरएनए बनता है, टर्मिनेटर पर आरएनए बनना बंद हो जाता है। क्लियर? जहां से आरएनए बनना शुरू होता है, जहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट कहा जाता है। स्टार्ट पॉइंट मतलब जहां से आरएनए बनना स्टार्ट हुआ। इस स्टार्ट पॉइंट से पहले वाला पार्ट जितना भी होता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं और इसके बाद वाले पार्ट को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम मतलब पहले वाला, डाउनस्ट्रीम मतलब बाद वाला पार्ट होता है। क्लियर? अच्छा, अगर इस प्रमोटर को हम डिफाइन करें तो प्रमोटर को यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डेशन पर है, ये भी कह सकते हैं टेम्पलेट के 3 डेशन पर है। लेकिन हमें जब भी रेफरेंस लेना होता है तो दोनों में से एज रेफरेंस हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड को लिया जाता है। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड को ही मानकर प्रमोटर टर्मिनेटर को डिफाइन किया जाएगा। यानी प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के नहीं भी कहा जाए लेकिन आपको समझना है प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डेशन पर होता है और टर्मिनेटर हमेशा 3 डेशन पर होता है। अगर मैं प्रमोटर को एग्जैक्ट आपको डिफाइन करना समझाऊं तो प्रमोटर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डेश एंड पर अपस्ट्रीम होता है। क्लियर? 5 डेश एंड पर अपस्ट्रीम होता है। क्लियर? टर्मिनेटर को डिफाइन करें तो टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डेश एंड पर इस साइड मतलब डाउनस्ट्रीम साइड पर होता है। तो प्रमोटर अपस्ट्रीम साइड पर है और टर्मिनेटर यहां पर डाउनस्ट्रीम साइड पर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में टोटल 3 कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट आप अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर? अगला पॉइंट आता है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर यहां पर आप देखोगे इस डीएनए के साथ ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहां पर डीएनए के साथ ये बाइंड होगा। अच्छा, जहां ये बाइंड होने जा रहा है, ये बाइंड होने वाला पार्ट क्या कहलाता है? प्रमोटर। बाइंडिंग करते टाइम आप ध्यान रखिए इसमें स्पेशल फैक्टर ने हेल्प किया जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर इस प्रमोटर को पहचानता है। तो सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर को पहचाना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, ये पार्ट्स ऑफ इनिशिएशन कहलाता है। अगले नंबर पे प्रोसेस चलती है इलोंगेशन। इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन। इलोंगेशन में आप देखेंगे तो यहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे चलता जाएगा और ये आरएनए बनता जाएगा। जितना आरएनए बनता जाएगा डीएनए से बाहर भी निकलता रहता है, डीएनए से बाहर निकलता रहेगा। जैसे इलोंगेशन शुरू होगा आप देख भी रहे हैं सिग्मा फैक्टर इससे रिलीज हो जाता है। मतलब इलोंगेशन में अकेला आरएनए पॉलीमरेज लगा होता है। क्लियर? लास्ट स्टेप आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वो पार्ट है जहां आरएनए बनना बंद होगा और इस टर्मिनेशन के लिए एक स्पेशल फैक्टर काम आता है जिसका नाम रो फैक्टर है। यानी टोटल 3 स्टेप हो गए, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के टाइम पे आप देख रहे हैं सिग्मा फैक्टर ने हेल्प की और टर्मिनेशन के टाइम पर इस तरह से रो फैक्टर काम आता है। जबकि ये इलोंगेशन में ना सिग्मा है ना रो है, अकेला आरएनए पॉलीमरेज यहां पर इलोंगेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। तो किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है ये आप ध्यान रखें। क्लियर? अगला पॉइंट हम लेते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन की खास बात होती है कि ये स्प्लिट जीन केवल और केवल यूकैरियोट्स में मिलती है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। हाँ, एक्सेप्शनली कुछ प्रोकैरियोट्स में देखी जाती है जैसे कुछ आर्की बैक्टीरिया के अंदर। बाकी ये स्प्लिट जीन का मिलना ये यूकैरियोट्स का ही फीचर आता है। नाम से समझ में आता है स्प्लिट, जिसमें कुछ पार्ट क्या होगा, स्प्लिट हो गया, अलग हो गया। स्प्लिट जीन से फाइनली जब आरएनए बनता है तो इसमें स्टार्टिंग में जो आरएनए बनेगा वो कहलाता है एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए की खास बात होती है कि इसके अंदर एक्सोन के साथ साथ इंट्रोन भी होता है। यानी ऐसी जीन जो एचएनआरएनए बनाती है ऐसी जीन को हम स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन से जो एचएनआरएनए बनता है इसमें एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है। एक्सोन उस पार्ट को कहा जाता है जो कि फंक्शनल है, यानी जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। क्लियर? इंट्रोन उसको कहते हैं जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसका कोई रोल ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ एक्सोन और इंट्रोन होते हैं। अच्छा, ये जो एचएनआरएनए बना, इस एचएनआरएनए की 2 प्रॉब्लम है।
पहली प्रॉब्लम आती है कि ये अनस्टेबल होता है। आप देख रहे हैं पहली प्रॉब्लम ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये 5 डेज 3 डेज से आसानी से डिग्रेड हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम इसके अंदर आती है कंटेंट इंट्रॉन, इसके पास इंट्रॉन भी है। अब इसकी दोनों प्रॉब्लम को यहां पर हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, 5 डेज को प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर एक प्रोसेस चलाते हैं जिसका नाम है कैपिंग। कैपिंग के अंदर यहां एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है जिसका नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का ध्यान से देखेंगे 5 डेज पे जुड़ा हुआ है और इसके जुड़ने की प्रोसेस का नाम दिया जाता है कैपिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कैपिंग। कैपिंग कौन से एंड पर की जा रही है, 5 डेज। नेक्स्ट बात आती है 3 डेज का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो 3 डेज का प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर टेलिंग की प्रोसेस की जाती है। अच्छा, टेलिंग की जो प्रोसेस होती है ऐसे 3 डेज पर होती है जिसमें एडेनिन के कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। मतलब कैपिंग 5 डेज पर हो जाती है और टेलिंग यहां पर 3 डेज पर हो जाती है। क्लियर। जब यहां टेलिंग में एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड किए जाते हैं। तो कैपिंग भी की जाती है और टेलिंग भी की जाती है, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि यहां इंट्रॉन होते हैं। अब इस इंट्रॉन को हटाने के लिए यहां पर प्रोसेस चलाई जाती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें इस इंट्रॉन को हटाया जाता है और इंट्रॉन को हटाने के लिए एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स काम आता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स मदद कीजिए, इसका नाम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इंट्रॉन को हटाएगा और यहां पर केवल एक्सोन बचेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे कैपिंग हो चुकी है, टेलिंग हो चुकी है और केवल एक्सोन बचे हैं। तो अब यहां जो आरएनए बना एसआरएनए को स्पेशल नाम दिया गया एमआरएनए। यानी स्टार्टिंग में जो आरएनए था वो एचएनआरएनए था, फाइनली प्रोसेस होने के बाद जो बना वो एमआरएनए। एमआरएनए में इंट्रॉन नहीं होते, इसमें केवल एक्सोन होते हैं और इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल भी होता है। एचएनआरएनए के कंपैरिजन में स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिंग और टेलिंग हो गई। ये जो बातें हमने समझी है ये केवल यूकैरियोटिक सेल में होती है और यूकैरियोटिक सेल के भी स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये सारी प्रोसेस की जाती है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस वहां पर की जाएगी। क्लियर। मतलब ये जो प्रोसेस हम समझ रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म की जाती है। क्लियर। अगला टॉपिक हम समझते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड एमआरएनए के पास आप जानते हैं बच्चों कोडोन है, इन्हीं कई सारे कोडोन्स को मिला के यहाँ पर ये जेनेटिक कोड वर्ड यूज किया गया। बात आती है जेनेटिक कोड में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। इसकी पहली फीचर होनी चाहिए ट्रिपलेट इन नेचर। ट्रिपलेट नेचर का मतलब होना चाहिए कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होना उसी को कहा जाता है ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई जा रही है, जो आपको बताई जा रही है, ये आप अच्छे से याद रखें। सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड प्रॉपर्टी आती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए सेम कोडोन सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। कुछ एक्सेप्शन है, बाकी तो नॉर्मली सेम कोडोन सेम अमीनो एसिड को कोड करता है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में एक जैसी बात है और सब में एक जैसी बात होती है, इसलिए इसको कहा गया यूनिवर्सल। अगली प्रॉपर्टी आती है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब जैसे 3 नाइट्रोजन बेस ने मिलकर एक कोडोन बना लिया तो अगला कोडोन अगले से स्टार्ट करना है, इनके बीच में से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि बीच में से स्टार्ट करते ही ये ओवरलैपिंग शो करता है। यानी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोमालिस। कोमालिस को और अच्छे से कहें तो ये बिना किसी पंक्चुएशन के रीड करना चाहिए। रीड इन कॉन्टिन्यूअस फैशन, कंटिन्यूअस उसको रीड करना है, बीच में कोई नाइट्रोजन बेस छूटना या डिलीट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस उसको रीड करना, ये कोमालिस प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी आती है नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है बिना एम्बिग्यूटी, बिना डाउट के वन कोडोन वन अमीनो एसिड को कोड करता है। यानी पर्टिकुलर कोडोन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करे, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, इसे कहा जाता है नॉन एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि यहां पर एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन का होना, यानी एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो तो इसी को नाम दिया जाता है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। क्लियर। ये टोटल यहां पर 6 प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ट्रिपलेट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, नॉन ओवरलैप होते हैं, कोमालिस होते हैं, नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं और साथ ही साथ ये डीजेनरेसी शो करते हैं। क्लियर। जेनेटिक कोड में अगला पॉइंट आता है और वो है स्टार्टिंग एंड स्टॉप कोडोन। सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्टिंग कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन आपसे पूछा जाए तो आप लोग सभी जानते हैं स्टार्टिंग कोडोन एयूजी। एयूजी यहां पर चेन को स्टार्ट करता है तो ये कोडोन आपको याद रखना है। स्टॉप कोडोन की बात करें जिसे हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, ये टोटल 3 है। इसमें सबसे पहला यूएए, सेकंड आता है यूएजी एंड थर्ड यूजीए। तो टोटल यहां पर 3 ऐसे स्टॉप या नॉनसेंस कोडोन होते हैं। क्लियर। तो यहां पर जेनेटिक कोड में ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो उसके फीचर ध्यान रखो, प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, कौन स्टार्ट करता है कौन स्टॉप करता है, इन पर आप स्पेशली याद रखने वाली बातें, समझने वाली बातें यही है। अगले नंबर पे हम लेते हैं ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस हम कहलाते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के टाइम पर, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर सबसे पहली स्टेप आती है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन नहीं बन सकता। तो पहला काम अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाए। अमीनो एसिड को एक्टिवेट कैसे करते हैं? अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए उनके साथ एटीपी को लगाया जाता है। एटीपी को यहां पर एंजाइम की प्रेजेंस में उनके साथ ऐड किया जाता है। अच्छा, एक्टिव करना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी और वो एनर्जी किस फॉर्म में लगती है? तो एनर्जी यहां पर एटीपी की फॉर्म में लगती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जैसे एंजाइम की प्रेजेंस में ये अमीनो एसिड के साथ एटीपी जुड़ता है, एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है जिसका नाम है अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है यही एक तरह का एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड को एक्टिव करने का बेस्ट तरीका ये एटीपी लगाओ एंजाइम की प्रेजेंस में। क्लियर। सेकंड स्टेप आती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जैसे आप लोडिंग ऑफ टीआरएनए कह सकते हैं, इसमें टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। जैसे यहां पर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था टीआरएनए के पास पहुंचा, अब टीआरएनए के साथ ये अमीनो एसिड का पार्ट टीआरएनए से जुड़ता है तो यहां अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है। बाकी जो एएमपी और एंजाइम का पार्ट होता है वो रिलीज हो जाता है। तो अभी तक 2 स्टेप हुई है। पहले स्टेप में अमीनो एसिड को एक्टिव करते हैं, दूसरी स्टेप में उनको टीआरएनए के साथ लोड कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आती है और वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब जिसके अंदर एग्जैक्टली प्रोटीन बनता है। इन ट्रांसलेशन की टोटल 3 स्टेप होती है। उसमें पहली स्टेप आती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, प्रोटीन बनाते टाइम जो भी रिक्वायर्ड चीजें जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम सबको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना, ये इनिशिएशन कहलाता है। जैसे यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे ये बच्चों यहां पर एमआरएनए है, ये एमआरएनए, इस एमआरएनए पर यहां पर ये राइबोसोम की छोटी यूनिट यानी 30S जुड़ी, यहां पर ये 50S जुड़ गए, ये यहां पे बच्चों टीआरएनए जुड़ गया। तो इन सबको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना ये इनिशिएशन कहलाता है। जब इनिशिएशन होता है तो आप बात ध्यान से देखेंगे, ये जो पहला वाला टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पी साइड पे जुड़ा है। अभी आप देखेंगे ए साइड खाली है। यानी इनिशिएशन की प्रोसेस में सबसे मेन बात ये होती है कि पहला वाला टीआरएनए पी पे जुड़ता है, ए साइड अभी यहां पर खाली रहती है, ए पर कुछ नहीं जुड़ती है। तो इनिशिएशन में यही बात इंपॉर्टेंट है, पहला वाला हमेशा पी पे जुड़ता है, टीआरएनए पी पे जुड़ता है, ए अभी खाली रहता है। क्लियर। इनिशिएशन के बाद अगली स्टेप आती है इलोंगेशन। इलोंगेशन की प्रोसेस में अब यहां पर नया वाला जो टीआरएनए आता है वो ए साइड पे जुड़ता है। अब देख रहे हैं पहला वाला पी पे है, नया वाला ए पर आके जुड़ गया। क्लियर। अब इन दोनों को आपस में बाइंड करना है। दोनों अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक बॉन्ड बनाया जाता है और उस बॉन्ड का नाम आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसे इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना, आप देख भी रहे हैं यहां से जो टीआरएनए था वो बाहर निकल गया, मतलब टीआरएनए यहां से एग्जिट हो गया। जैसे ये टीआरएनए यहां से एग्जिट होता है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ते ही ये यहां से एग्जिट हुआ और एग्जिट होते ही पी साइड यहां पर वैकेंट हो जाती है, पी साइड यहां पर खाली हो जाती है। क्लियर। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद टीआरएनए बाहर निकला, पी साइड खाली हो जाती है। क्लियर। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम एक स्पेशल आरएनए करता है, 23S आरआरएनए। क्लियर। अब यहां पर इस राइबोसोम को आगे मूव करते हैं। राइबोसोम को आगे मूव करने के स्टेप का नाम दिया
जाता है ट्रांसलोकेशन। जब ये यहाँ पर ट्रांसलोकेशन शो करता है तो आगे मूव करेगा, तो आगे मूव करते टाइम आप देखोगे जैसे इसने आगे की तरफ मूव किया, फिर यहाँ पर नया वाला टीआरएनए ए साइड पर आता है, मतलब आगे मूव करते ए खाली होता है, नया हमेशा ए पर आता जाएगा, फिर इनके बीच में पैड बॉन्ड बनेगा और यहाँ से इस टीआरएनए को इस साइड से होते हुए एग्जिट कर दिया जाएगा, मतलब ये यहाँ बांध लिया, फिर इसको मूव करेंगे, जैसे ये मूव करेंगे ए खाली होगी, नया वाला हमेशा ए पर ही जुड़ता है, नया टीआरएनए हमेशा ए पर आकर जुड़ता है और इस तरह से यहाँ पर ये चेन बनती जाएगी। अब बात आती है चेन कब तक बनती है। ये चेन बच्चों तब तक बनती रहेगी जब तक कि स्टॉप कोडन आ जाए, और स्टॉप कोडन आते ही यहाँ पर अगली स्टेप चालू होगी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए ए साइड पर यहाँ पर ये स्टॉप कोडन आ गया और स्टॉप कोडन आते ही चेन बनना स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ अगला अमीनो एसिड अगला टीआरएनए नहीं आता, और जब अगला अमीनो एसिड अगला टीआरएनए नहीं आएगा तो चेन बनना फाइनली बंद हो जाती है। क्लियर, और ये प्रोसेस यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। तो तीन पार्ट होते हैं इसमें भी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्लियर, टर्मिनेशन में कौन से कोडन काम आते हैं, तो स्टॉप कोडन। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन यहाँ पर हम बच्चों इसमें एक स्पेशल ओपेरॉन समझते हैं जिसे हम कहते हैं लेकोपेरॉन। जीन रेगुलेशन का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल लेकोपेरॉन। लेकोपेरॉन में सबसे मेन बात आती है कि इसमें कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व की जाती है, आपको वो जीन के फंक्शन स्पेशली याद होने चाहिए। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये जीन क्या फंक्शन करती है। क्लियर, लेकोपेरॉन के अंदर जो जीन यहाँ पर काम मिल जाती है, इन जीन में यहाँ पर होती है जैसे आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई, ए, इस तरह से यहाँ पर जीन होती है। इनमें सबसे पहले नंबर पे होता है आई। इस आई की खास बात ये थी कि इससे रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आई से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। अच्छा, ये रिप्रेशन का काम करती है, इसलिए आई का मतलब यहाँ इनहिबिशन से। कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आई इंड्यूसर को इंडिकेट करता है, वो गलत है। आई का मतलब यहाँ पर इनहिबिशन से होता है। क्लियर, और इससे ही एक स्पेशल प्रोटीन बनता है जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहा जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन की खास बात होती है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जिस पार्ट पे आकर जुड़ता है वो कहलाता है ओ। ओ मतलब ऑपरेटर, तो रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर पे आकर फाइनली बाइंड होता है। क्लियर, इसमें एक आपको दिखा होगा पी, ये पी इंडिकेट करता है प्रमोटर को, पी फॉर प्रमोटर। प्रमोटर बच्चों ये वही एरिया है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग साइट होती है यहीं पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और इसी को कहा जाता है प्रमोटर एरिया। क्लियर, यहाँ बच्चों ओ, इस ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर उसको कहा जाता है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन आकर जहां बाइंड करता है उसको कहा जाता है ऑपरेटर। इसके अंदर यहाँ टोटल 3 जीन है, जेड, वाई, ए। जेड से यहाँ पर बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बनता है परमीएज और ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। तीनों से क्या क्या बनते हैं ये अच्छे से याद रखना है। जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमीएज, ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। तो किनसे क्या बना है ये आप अच्छे से याद रखिए। अच्छा, लेकोपेरॉन में नॉर्मली ये जीन ऑफ रहती है, लेकिन लैक्टोज के आते ही यहाँ पर इन सबसे आरएनए बनना, इन सबसे आरएनए प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लेकोपेरॉन में लेक का एग्जैक्ट मतलब लैक्टोज से होता है। अच्छा, कौन से जीन ने, जैसे एंजाइम ने हमने सीखा था कि लेक जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना। अब बात आती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या फंक्शन करता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यहाँ फंक्शन होता है ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। क्लियर, परमीएज, परमीएज का फंक्शन होता है इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, ये सेल के अंदर लैक्टोज को इंटर करने का काम करता है। ये एक तरह का बच्चों कैटाबॉलिक पाथवे होता है। कैटाबॉलिक पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लैक्टोज को ब्रेक किया जाता है, लैक्टोज को बनाते नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए इसको कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट आता है ये एक तरह का इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस किया जाता है। ये ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ रहता है और ऑफ से इसको ऑन किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंड्यूसिबल। बात आती है इंड्यूस कौन करेगा, तो यहाँ इंड्यूस करने का काम करता है लैक्टोज। इंड्यूसर का काम किसने किया है, लैक्टोज ने। अच्छा, रियल इंड्यूसर की बात करें, रियल, तो रियल इंड्यूसर यहाँ आता है एलोलैक्टोज। लेकोपेरॉन दोनों तरह का रेगुलेशन शो करता है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रेगुलेशन शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरह का रेगुलेशन शो करता है। लेकिन इनमें से जो रिप्रेसर प्रोटीन है उनका रेगुलेशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन याद रखिएगा नेगेटिव। ये जो स्पेशल पॉइंट लेकोपेरॉन के ये अच्छे से याद रखिए। इंड्यूसर कहा जाए लैक्टोज, रियल इंड्यूसर एलोलैक्टोज, दोनों प्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खास बात होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम यहाँ पर उस डीएनए को स्टडी करेंगे या उस डीएनए को हम काम में लेते हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। अगर हम सबके डीएनए की बात करें तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम होता है, केवल और केवल 0.1%, ओनली 0.1%, वेरी लिटिल अमाउंट में यहाँ पर वो डिफरेंस होता है, केवल 0.1% का डिफरेंस होता है। बात आती है 2% के डीएनए को हम कंपेयर करें तो ये डिफरेंस कहाँ मिलता होगा। ये जो डिफरेंस आता है मेनली एट रिपीटेटिव डीएनए, मतलब ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मेनली रिपीटेटिव डीएनए वाले पार्ट पर ही आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। अच्छा, रिपीटेटिव डीएनए हम सबका बहुत ज्यादा वेरी करता है, वैसे वेरिएशन कोडिंग पार्ट में भी आ सकती है, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ आता है, रिपीटेटिव डीएनए में आता है। बात आती है रिपीटेटिव डीएनए में क्या क्या खास बात है। रिपीटेटिव डीएनए की सबसे पहली खास बात, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, ये कभी एक्सप्रेस नहीं होते, इनसे कोई प्रोटीन बनता ही नहीं है। क्लियर, सेकंड पॉइंट आता है ये ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन बनाते हैं, मतलब हमारे अंदर रिपीटेटिव डीएनए एक लार्ज अमाउंट में होता है, ये अपने आप में काफी बल्क में होता है। क्लियर, यहाँ पर ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन, मतलब 2% के रिपीटेटिव डीएनए में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है। अच्छा, ये वेरिएशन जब आती है तो इन वेरिएशन में सबके अंदर सीक्वेंस तो लगभग सेम ही होती है, सीक्वेंस तो सब में सेम होती है, लेकिन उसका रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। मान लीजिए मेरे अंदर एटीजीसी है तो अदर पर्सन के अंदर भी एटीजीसी होगा, लेकिन उनका रिपीटेशन नंबर वेरी कर सकता है। मेरे अंदर एटीजीसी मान लीजिए 10 टाइम रिपीट होता है, तो किसी में 15 टाइम, किसी में 20 टाइम, तो इसका रिपीटेशन नंबर बहुत ज्यादा वेरी करता है, और ये वेरी करता है, इसी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। हम सबका रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है और वेरी करता है, इसलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। कभी आपसे पूछे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए चेक किया जाता है, तो हमें आंसर देना है रिपीटेटिव डीएनए, और उसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्लियर, जब हम अपने डीएनए को लेकर सेंट्रीफ्यूज करके उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर दो तरह के पिक बनते हैं, इसमें एक मेजर पिक बनता है और एक माइनर पिक बनता है, मतलब एक मेजर बनते हैं और माइनर पिक बनते हैं। इन माइनर पिक के अंदर ही आप लोगों को रिपीटेटिव डीएनए मेनली देखने को मिलेगा, मतलब इस माइनर पिक के अंदर आपको मेनली रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। तो रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट इन माइनर पिक। ये माइनर पिक यहां देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सैटेलाइट बना रखा है, इसलिए इस माइनर पिक के बेसिस पर इसको कहा गया सैटेलाइट डीएनए, यानी रिपीटेटिव डीएनए को आप कह सकते हो एक तरह का सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि यहां इसका अपीयरेंस ऐसा लगता है जैसे कुछ सैटेलाइट बना रखा है, इसलिए इसको कहा गया है सैटेलाइटिक डीएनए। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वीएनटीआर। वीएनटीआर का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर की कंटीन्यूअस रिपीट चलती जाती है, उसी को हम वीएनटीआर कहते हैं। ये वीएनटीआर एक तरह का मिनी सैटेलाइट है। सैटेलाइट में भी स्पेशली कहें, सैटेलाइट कई तरह के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, तो वीएनटीआर मिनी सैटेलाइट होता है जिसकी साइज 0.1 केबी से 20 केबी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो बातें मैंने बताई इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें पूरे डीएनए को चेक नहीं करते हैं, हम रिपीटेटिव डीएनए में इंटरेस्टेड हैं, और रिपीटेटिव डीएनए से देखा जाता है क्योंकि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन शो करता है। बात आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन-कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती होगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए मतलब सेल में से डीएनए को बाहर निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, ये सबसे पहली स्टेप होती है। जब सेल में से डीएनए बाहर आ जाता है तो उसको हम आरई से कट करते हैं, कट बाय आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर
न्यूक्लियस से उसको काटा जाता है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से जो डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं, अब उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर स्टेप लाई जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं। अभी तक डीएनए सब कुछ डबल स्ट्रैंड था, तो अब उन्हें सिंगल स्ट्रैंड में चेंज किया जाता है, जिसके लिए डीनेचुरेशन किया जाता है। तो डीनेचुरेशन करने के लिए हम उसको एल्कलाइन मीडियम में डाल देते हैं ताकि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाए। अभी तक डीएनए जेल के अंदर ही रहता है, ये सब अगर जेल के अंदर ही होता है क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लाई थी। अब यहाँ पर उस जेल से डीएनए को शिफ्ट किया जाता है नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, और उस प्रोसेस को कहते हैं सदर्न प्रोटीन। सदर्न प्रोटीन का मतलब है जेल से डीएनए का नायलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट हो जाना, ये सदर्न प्रोटीन कहते हैं। तो डीनेचुरेशन के बाद सदर्न प्रोटीन करते हैं। सदर्न प्रोटीन के बाद अब हमें केवल रिपीटेटिव डीएनए को चेक करना होता है, वीएनटीआर को चेक करना होता है। तो इसके लिए अगले स्टेप लाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम वीएनटीआर प्रोब का यूज करते हैं, जो कि रेडियोएक्टिव होते हैं। तो रेडियोएक्टिव वीएनटीआर प्रोब का यूज करते हैं, जो स्पेशली रिपीटेटिव डीएनए वीएनटीआर वाले पार्ट से आकर जुड़ेगा। अब वहां पर वीएनटीआर का पता करने के लिए, रेडिएशन को चेक करने के लिए फाइनली स्टेप लाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें एक्स-रे प्रिंट का यूज किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये बेसिक स्टेप होती है। डीएनए आइसोलेट करो, आरईसी उसको कट करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, एल्कलाइन मीडियम में रखो, उसके बाद सदर्न प्रोटीन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी। 1990 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ था 2003 में। ये डेटा आप याद रखें, 1990 में स्टार्ट, 2003 में कंप्लीट। अच्छा, यहाँ कंप्लीट ऑलमोस्ट हुआ था। 2003 तक मैक्सिमम क्रोमोसोम स्टडी कर लिए गए थे, एक क्रोमोसोम बचा था क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 की स्टडी कंप्लीट हुई थी फर्स्ट में, क्रोमोसोम 1 की स्टडी हुई थी मई 2006 में। तो क्रोमोसोम फर्स्ट की स्टडी मई 2006 में जाके कंप्लीट हुई थी। पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसे टोटल 24 क्रोमोसोम को स्टडी किया गया था। ये प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था, तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट, बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट होता है। ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में जो फैक्टर काम में लिए गए थे वो बीएससी एंड वाईएससी, दो फैक्टर्स यूज किए गए। बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएससी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था डीएनए की सीक्वेंस पता करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन है, ये सेंगर प्रिंसिपल पर काम करती है। सेंगर साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल बनाया था और वही प्रिंसिपल इस मशीन के अंदर ही यूज किया जाता है। मेथड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहली मेथड चलाई गई थी वो थी ईएसटी। ईएसटी का फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक नाम से समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस मतलब जो एक्सप्रेस होता होगा, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है, जो आरएनए बनाता है, उस पार्ट की सीक्वेंसिंग करना। मतलब इसमें पूरा डीएनए चेक नहीं किया जाता, बस वही डीएनए चेक किया जाता है जो आरएनए बनाता है, जो एक्सप्रेस होता है। तो जो पार्ट यहाँ पर एक्सप्रेस एज आरएनए, आरएनए की फॉर्म में जो एक्सप्रेस होगा उसी को स्टडी करना, ये कहलाता है ईएसटी। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ईएसटी में उस पार्ट को स्टडी करना है जो आरएनए बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन वो स्टेप होती है जिसमें होल डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है। होल डीएनए मतलब इसमें पूरा डीएनए इंक्लूड किया गया, इसमें कोडिंग पार्ट भी इंक्लूड है और नॉन कोडिंग पार्ट भी इंक्लूड है। मतलब पूरे डीएनए को स्टडी करना, ये कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन। ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, ईएसटी में केवल उस पार्ट को स्टडी करना है जो एक्सप्रेस होती है, जो आरएनए बनाती है, और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर होल डीएनए, कंप्लीट डीएनए को यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे? इन फीचर में सबसे पहला फीचर, इससे हमें अपने अंदर टोटल जीनोम में कितने बेसेस होते हैं वो पता चले। टोटल बेसेस 3164.7, तो ये यहाँ पर बेसेस होते हैं। हमारे अंदर एवरेज जीन मतलब एक जीन में कितने बेसेस होते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 3000। ये जो मैं आपको डेटा समझा रहा हूँ एनसीईआरटी का ही डेटा है, तो जैसा एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है ऐसा आपको उसको याद रखना है। क्लियर। तो एवरेज जीन 3000 बेसेस। बात आती है लार्जेस्ट जीन, तो लार्जेस्ट जीन होती है डिस्ट्रोफिन की जीन, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। 2.4 मिलियन बेसेस उसके अंदर बताए गए हैं। अच्छा, एस्टिमेटेड जीन मतलब हमारे अंदर टोटल जीन कितनी होती है, तो ह्यूमन के जीनोम में टोटल 30,000 जीन है। 30,000 यहाँ पर जीन रहेगी, 30,000 यहाँ पर जीन रहती है। क्लियर। अगर हम फंक्शन कितनी जीन के नॉन है, तो ओवर 50% मतलब 50% से ज्यादा जीन के फंक्शन अभी भी नॉन नहीं है। हमारे अंदर कोडिंग पार्ट अगर निकाला जाए तो ये लेस देन 2% है। 2% से भी कम पार्ट जो होता है ये कोडिंग पार्ट रहता है। क्लियर। हमारे अंदर मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे होती है, मतलब टोटल 24 की मिला के 30,000 है। अब उस 30,000 में से मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम 1 पर है और वो है 2968, तो 2968 जीन होती है। बात आती है मिनिमम जीन, सबसे कम जीन होती है क्रोमोसोम वाई पर, और इस पे आती है 231, तो मैक्सिमम जीन फर्स्ट पे होती है, मिनिमम जीन क्रोमोसोम वाई पे होती है। एसएनपी, एसएनपी का फुल फॉर्म होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होना। 2% के डीएनए को कंपेयर किया जाए तो 1.4 मिलियन लोकेशन, 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे होंगे जहां पर आपको एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस मिलेगा, और उन्हीं सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस को एसएनपी कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत सारी होती है, ये हमारे जीनोम का एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं। तो इसके क्या क्या ये स्पेशल फीचर है, ये फीचर आप ध्यान रखें कि हमारे जीनोम में इतने बेसिस है, एवरेज इतनी जीन है, क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा जीन है, क्रोमोसोम वाई पर सबसे कम जीन होती है, तो ये इसके स्पेशल फीचर आपको याद रखने हैं। क्लियर।